वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ अर्ना चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनको हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि आपने अपना सिलेबस देख ही लिया होगा, उसमें ये आपका अपना अलग ही टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियों का। जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, तो उन हार्मोन्स के बारे में आज पढ़ेंगे और वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं उनके बारे में देखेंगे। हार्मोन्स किस तरीके से हमारे पार्ट्स को, हमारे अंगों को, हमारे पाचक रसों को और हमारे जनन तंत्रों को एक्टिव रखते हैं, उनको कंट्रोल रखते हैं, उनको उनको अच्छे तरीके से संचालित रखते हैं। क्या इनका इम्पोर्टेंस है? कौन सी जो ग्रंथि है आयोडीन बनाती है और कौन सी ग्रंथि आपकी कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करती है, तो इन सभी का रोल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रंथियों के चैप्टर को कंप्लीट समझ लेते हैं। ये दो प्रकार की होती है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए पीजीटी की भी वैकेंसी आ गई है, जिसमें आपको अगर कोई भी बच्चा होम साइंस से है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके एलटी में, आपके पीजीटी में। तो यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो रस निकलता है, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। और हार्मोन्स होता क्या है? हार्मोन्स क्या है? अपने आप में एक विशेष प्रकार का क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। एक विशेष प्रकार का जटिल, ये सरल नहीं होता है, आपको ध्यान देना है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होता है। यानी कि हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो नलिका विहीन, जो जिसमें कि नलियां नहीं होती है, जिसमें डक्ट्स नहीं होती है, उन ग्रंथियों से स्रावित होता है। जैसे कि हमारी पीयूष ग्रंथि है, जैसे हमारी थाइमस है, जैसे थायराइड है, ये सभी जो ग्रंथियां होती है अंदर हमारे शरीर में, इनमें कोई भी नली नहीं होती है। तो इनसे कुछ रस निकलता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन्स बहुत सारे काम करता है, उसके अलग अलग ग्रंथियों से निकलने के कारण उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। जैसे पैराथायरोक्सिन जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायरोक्सिन जैसे कि थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है, इस वजह से इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। और हार्मोन्स भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो रस निकल रहा है, जो हार्मोन से निकल रहा है, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है परिवहन हार्मोन्स और दूसरा होता है प्रसरणशील हार्मोन्स। परिवहन हार्मोन्स जिसको हम सर्कुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड के साथ में, सभी अंगों के साथ में, मतलब सभी अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जो प्रसरणशील होता है, प्रसरणशील का मतलब होता है डिफ्यूजन हार्मोन्स, तो ये सिर्फ ऊतकों में रहता है और इसका प्रभाव हमारे ऊतकों तक ही सीमित रहता है। ठीक है, हमारे टिश्यूज में बनता है, टिश्यूज तक ही इसका प्रभाव सीमित रहता है। तो हार्मोन्स भी दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हार्मोन्स की प्रकृति या फिर हार्मोन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको बताना है परिवहन हार्मोन्स और प्रसरणशील हार्मोन्स। तो जरूर ये ध्यान देना है कि पूछ लिया जाए कि हार्मोन्स की प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा होता है, सरल होता है या फिर जटिल होता है, तो ये जटिल कार्बनिक होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। तो यहाँ पर एक आप पिक्चर आप देख भी रहे हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड्स है, थाइमस है, अंडाशय है ना, और हाइपोथैलेमस है, तो अग्नाशय है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, गर्भनाल है, इन सभी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब समझते हैं किस प्रकार से हार्मोन्स हमारी बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले है कि हार्मोन्स के कार्य आपको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हार्मोन्स का कार्य नहीं है, या फिर वह पूछ लेगा कि जैसे पाचक रसों का नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है या फिर एंजाइम्स करते हैं या फिर हार्मोन्स करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाचक रसों का नियंत्रण है वो काम है किसका? हार्मोन्स का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले यहाँ पर जो है एक एक करके हम समझ लेते हैं कि इनके कार्य हमारे शरीर में क्या रहते हैं हार्मोन्स के। तो शरीर की उचित वृद्धि आपको, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करती, कंट्रोल करती है हमारी जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? कैल्शियम और फास्फोरस को जो है कंट्रोल करती है ना। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो हार्मोन्स है
वो हमारे शरीर की वृद्धि को भी जो है कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उपापचय नियंत्रण करता है। यानी कि उपापचय जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो भी दो प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी दो प्रकार का होता है, जिसमें सरल रूप से समझने के लिए आप देखेंगे जो अपचय होता है, जो अपचय होता है जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जो उपचय होता है, जो उपचय होता है उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक, तो अपचय का काम होता है जो बड़े कण होते हैं, चाहे भोजन के हो, चाहे प्रोटीन के, चाहे किसी भी चीज के, तो उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो इसका काम होता है तोड़ना, यानी कि अपचय एक तोड़ने की प्रक्रिया होती है और उपचय होती है किसकी, उस जो टूटे टूटे पार्ट है उनका एक क्या करना, कंबाइन ग्रुप बनाना। ठीक है, तो कंबाइन ग्रुप यानी कि जैसे यहाँ पर जो है, तो हमने शर्करा को सरल रूप बना दिया, सरल रूप तोड़ के हमने उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। ठीक है, हमने उसको कन्वर्ट करके बिल्कुल बारीक कर दिया, ग्लूकोज में बना दिया। अब ग्लूकोज जो स्टोर होता है आपको पता ही है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है हमारे किसमें, हमारे यकृत में। ठीक है, तो वो इस रूप में स्टोर होगा, यानी कि ये एक तरह से बड़ा रूप के बड़ा रूप देने की प्रक्रिया होती है उपपचय। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो शरीर की उचित वृद्धि तथा उपपचय का नियंत्रण करते हैं, साथ ही व्यक्तित्व का समुचित विकास करते हैं और कार्बोज उपापचय का विकास करते हैं, पाचक रसों पर नियंत्रण करते हैं, ऑक्सीकरण एंजाइम पर नियंत्रण करते हैं और जनन तंत्र के कार्य व विकास पर नियंत्रण रखते हैं और साथ ही साथ कुछ अंगों पर उत्तेजक व निरोधक प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हुए आपके हार्मोन्स के कार्य। अब समझते हैं एक एक करके अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत जितनी भी ग्रंथियां आती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो इनसे हमने समझ लिया कि जो रस निकलता है उसको तो हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती कितने प्रकार की है, तो ये होती है आपकी दो प्रकार की। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आज का यही है, तो आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है नलिका विहीन जिसमें डक्ट्स होते हैं, और एक होती है नलिका युक्त जिसमें नलिका विहीन जिसमें डक्ट्स नहीं होते हैं, यानी उनमें नलियां नहीं होती है, डायरेक्ट उस पार्ट से वो रस टपकता है जिसे हार्मोन्स हम कहते हैं। ठीक है, और जिसमें नलियां होती हैं उसको हम ग्लैंड्स विद डक्ट्स बोलते हैं, यानी कि इनमें नलियां होती हैं, इनमें नली के थ्रू वो रस निकलता है। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नलिका विहीन, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका विहीन ग्रंथि वो कौन सी होती है। तो जो हमारी नलिका विहीन ग्रंथि डक्टलेट्स ग्लैंड्स होती है, शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिसमें कोई भी नलिका नहीं होती, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन या फिर अप्रासाला अथवा निस्रोत ग्रंथियां कहते हैं। इनमें बनने वाले हार्मोन्स सीधे कहाँ पहुंचते हैं, रक्त में मिलते हैं। कहाँ पर, रक्त में, डायरेक्ट ये ब्लड में मिल जाते हैं तथा रक्त प्रवाह द्वारा ही इन्हें हार्मोन्स बनाने वाले आवश्यक तत्व भी प्राप्त होते रहते हैं। ठीक, तो जिनमें नलियां होती हैं उनको हम जो बोलते हैं नलिका, जिनमें नलियां नहीं होती उनको हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब समझते हैं कि वो कौन कौन सी जो है नलिका विहीन ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। जैसे पीयूष ग्रंथि, इसमें हमारी क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है और इस ग्रंथि में कोई भी नली नहीं होती है। साथ ही साथ थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में होती है, तो इसमें भी कोई नली नहीं होती। पैराथायराइड जो कि जस्ट इसके ऊपर होती है, इसमें भी कोई नली नहीं होती है। थाइमस ग्रंथि जो कि बिल्कुल गले के नीचे होती है, सीने के बीच में होती है, तो इसमें भी कोई नली नहीं होती। एड्रिनल ग्रंथि जो हमारे गुर्दों के ऊपर होती है, इसमें भी कोई नली नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में समझेंगे, उसके बाद थायराइड कहाँ क्या क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन से ये छोड़ती हैं, कौन सा हार्मोन इसमें से रिलीज होता है, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पीयूष ग्रंथि के बारे में, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। तो इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पोषकाय ग्रंथि कहते हैं। पोषकाय ग्रंथि यह मस्तिष्क के कहाँ पर, निचले भाग में पीछे की ओर स्थित होती है। जैसे ये आपका मस्तिष्क है, ठीक है, और ये जो पीछे का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये रही आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, अलग से दिखाई दे रही है, तो इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक,
तो ये आपका जो मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है उसके जो है निचले भाग में स्थित होती है तथा खोपड़ी के बेस स्फीफाइड अस्थि के गड्ढे में स्थित रहती है। जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी आके फंसती है ना, यहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी आकर फंसती है, तो ये खोपड़ी के बेस स्फीफाइड अस्थि अस्थि के गड्ढे में सुरक्षित रहती है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं जो आपकी पीयूष ग्रंथि रहती है, जिसमें एक होता है आगे वाला पार्ट जिसको अग्रपिंड कहते हैं, और एक होता है बिल्कुल मिड वाला पार्ट जिसको मध्यपिंड कहते हैं, और पक्षपिंड जिसको जो पीछे का पार्ट होता है। इनमें से इम्पोर्टेंट तो पक्षपिंड है क्योंकि इसी का काम ज्यादा है। वैसे तीनों को समझेंगे एक एक लाइन से। अगर पीयूष ग्रंथि में जो कि नलिका विहीन है, जिसमें कोई नली नहीं होती है, तो पीयूष ग्रंथि में जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, इसमें से इस पिंड को हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोसिस कहते हैं, ठीक है। और यह अन्य 2 पिंडों से बड़ा होता है। इसमें डजंट मैटर, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है जहां से क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप समझ पाओ कि पूछा कहाँ से, ठीक है। और अगर हम मध्य पिंड की बात करें तो इसका भी कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये जंतुओं की त्वचा के रंग परिवर्तन में होने में सहायता, जैसे किसी की त्वचा का रंग कैसा है, किसी का कैसा है, आप अपने घर में जितने भी जंतु देखते हैं सबका रंग एक समान नहीं होता है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में रहती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें से जो रस निकलता है उसका काम होता है जंतुओं की स्किन डिसाइड करना, कलर डिसाइड करना, ठीक है। पश्चपिंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पीयूष ग्रंथि में। तीसरा जो पार्ट है जो कि सबसे पीछे और नीचे रहता है, इसका काम होता है पश्चपिंड में बनने वाले हार्मोन्स को हम बोलते हैं पिट्यूटेरिन हार्मोन्स, और इसके मुख्य 3 काम होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि रक्त के दबाव को नियंत्रित कौन करता है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर पैराथाइमस ग्रंथि, तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि रक्त के दबाव को नियंत्रित करती है। और अगर उसमें फिर ये डायरेक्ट मतलब डेप्थ से पूछ ले कि इसका कौन सा भाग जो है काम करता है, कौन सा भाग इस काम को करता है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चपिंड। वैसे इतने डिटेल से नहीं पूछता, बस डायरेक्ट इतना ही पूछ लेगा कि रक्त के दबाव को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि रखती है, तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। मूत्र में जल की मात्रा को नियमित भी आपकी पीयूष ग्रंथि ही करती है। और साथ ही साथ आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जो स्त्री के गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन तथा उसके नियमन कार्यों पर नियंत्रण रखता है, तो वो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। इसमें से रिलैक्सेशन, आई थिंक रिलैक्सेशन जो हार्मोन्स निकलता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो कि रिलैक्स करता है जो लेडीज की बॉडी होती है, जो वो बेबी होने के लिए होता है, तो उसकी बॉडी को एकदम इतना लूज कर देता है ताकि बेबी आसानी से हो पाए, तो वो रिलैक्सेशन हार्मोन्स होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इतने काम करता है आप पीयूष ग्रंथि आपकी बॉडी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे मूव करेंगे। अब आपकी नेक्स्ट ग्लैंड्स आ गई जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है। तो यह ग्रंथि गले में वायु नली के सामने स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। ये आप दिखाई दे रहा होगा आपकी जो है सामने, ये थायराइड ग्रंथि है। इस ग्रंथि में 2 पिंड होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। 2 पिंड है, एक साइड इधर एक साइड इधर, जो संयोजन ऊतकों द्वारा, जो जोड़ने वाले ऊतक नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा टिश्यूज कुछ होते हैं ना कि जैसे हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये हड्डी को जोड़ने वाले टिश्यूज बनी होती है। और इस ग्रंथि में बनी जो हार्मोन्स होती है वो होती है थायरोक्सिन। जो थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स बनता है उसका नाम है थायरोक्सिन, जिसमें क्या होता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा अत्यधिक होती है। यह हार्मोन्स शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि को नियमित करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा थायरोक्सिन का काम क्या है, तो थायरोक्सिन का काम है कि आपके शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि को नियमित करता है, साथ ही साथ जो आयोडीन की मात्रा होती है उसको जो है नियमित करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है थायरोक्सिन जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से, उसका ये काम है। और इसी के जस्ट ऊपर जो आपकी होती है वो होती है पैराथायराइड ग्रंथि, उसको आगे पढ़ेंगे। अब इसमें जो है कभी कभी यह ग्रंथि जो है स्वयं बढ़ जाती है,
कभी कभी ये ग्रंथि क्या होगी, स्वयं बढ़ जाएगी। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है ना। और जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि गला फूल जाएगा और आगे को निकल आएगा। इस रोग को हम क्या कहते हैं, गॉइटर यानी कि घेंगा रोग बोलते हैं। ये आयोडीन शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। तो इस रोग की तीव्रता से शरीर जो है गर्म रहेगा, साथ ही साथ पसीना। अच्छा, इसकी एक एक्सट्रीम और क्रिटिकल कंडीशन भी होती है, जिसमें क्या होगा कि शरीर गर्म हो जाएगा, पसीना निकलेगा, साथ ही साथ भार कम होने लगेगा, हृदय की गति बढ़ जाएगी, त्वचा का रंग जो है लाल हो जाएगा और शरीर प्रवाह की गति में तीव्रता आ जाएगी। अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आएगी और साथ ही साथ जो है इस तरह के लक्षण जब उत्पन्न होते हैं तो इस रोग को हम क्या कहेंगे, एक्सोथैल्मिक गॉइटर। एक्सोथैल्मिक गॉइटर यानी कि पूरा एक्सट्रीम लेवल का गॉइटर हो जाना, तो इसको एक्स्ट्रोथैल्मिक गॉइटर हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें समझेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो जस्ट इसके ऊपर होती है, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है, पैराथायराइड यह रक्त में क्या करती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन करती है। और इसमें से पैराथायरोक्सिन, इसमें से जो हार्मोन से निकलता है उसका नाम है पैराथायरोक्सिन। और उसका काम क्या है, उसका काम है हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन करना। अब देखो इसी के ऊपर क्या है कि जैसे थायराइड ग्रंथि के जस्ट ऊपर पैराथायराइड है, ये बिल्कुल जस्ट ऊपर है ना। ये इससे भी छोटी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है और इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये काम क्या करती है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन करती है हमारी बॉडी में। यानी कि हमने कैल्शियम ज्यादा खा लिया, उसको स्टोर कर लेगी, जब जरूरत होगी तो रिलीज कर देगी, है ना। फास्फोरस भी इसी तरीके से बनाने में, स्टोर करने में मदद करती है, उसको उसमें से थायरोक्सिन को जो है रिलीज करके। ठीक, तो तथा इसके प्रभाव से क्या होता है, पेशियों में परस्पर सामंजस्य बना रहता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये बन जाता है क्वेश्चन कि हमारी जो पेशियां होती है उनमें लचीलापन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को किसकी वजह से जो है होती है, कैल्शियम की वजह से, फास्फोरस की वजह से, आयोडीन की वजह से, या फिर जो है कोई और ऑप्शन उसमें आ सकता है। तो आपको बताना है, इसमें अगर सिंगल सिंगल आ जाए कैल्शियम फास्फोरस आयोडीन और अदर कुछ आ जाता है तो आपको फास्फोरस टिक लगाना है। और अगर कंबाइन आता है कैल्शियम फास्फोरस आयोडीन फास्फोरस, है ना, इस तरीके से आता है तो आपको कैल्शियम और फास्फोरस आंसर लगाना है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसको लचीला बनाता है, उसको जो है फ्लेक्सिबल बनाता है, किसको, मांसपेशियों को। साथ ही यह हड्डियों व दांतों के विकास के लिए, आपसे पूछ लिया जाएगा हड्डियों व दांतों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट तत्व कौन से है, कैल्शियम फास्फोरस आयोडीन फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम, तो कौन से होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस आपको आंसर लगाना है। ठीक, इसकी कमी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और साथ ही साथ हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाएगी और उनकी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी या फिर जो है धीमी पड़ जाएगी, जिससे प्राणी की मृत्यु तक हो जाती है। और अगर जैसे हमारे शरीर में कई बार होता है ना कि कैल्शियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, तो कैसा होता है ना, आपने भी कई बार देखा होगा जब आपके पैरों की नस चढ़ती है, आप कुछ समझते हो कि ये कोई बीमारी है या फिर हर किसी को ऐसा ही होता है, पता नहीं शरीर में किसी चीज की क्या, तो वो कमी होती है आपके शरीर में फास्फोरस की। तो जब आपके शरीर में फास्फोरस कम हो जाएगा तो क्या होगा, नसों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे कुछ आप पैर उठाया मोड़ा, है ना, पैर की ही नस क्यों चढ़ती है, नस चढ़ना बोलते हैं ना उसको साधारण भाषा में, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई तो जरा सा आपने करवट लिया या पैर उठाया तो एकदम से जो है पैर अकड़ जाता है ना। तो ये तो सिर्फ एकदम ऐसा होता है, कुछ मोमेंट के लिए होता है। अगर आप दोनों हाथों को एकदम तेजी से मसल दो तो क्या होता है, क्योंकि जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तुरंत आपके हाथों में, आपकी पूरी बॉडी में आ जाएगी और पैर में पता भी नहीं चलेगा, वहां पे दर्द भी नहीं होगा, एकदम जो है 10 सेकंड के अंदर आपको रिलैक्स फील हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन इसकी कंडीशन अगर इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल गिर गया आपकी बॉडी से, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी अकड़ी अकड़ी रहेगी, आप झुक नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो कंडीशन होती है टिटैनी। उस कंडीशन को हम टिटैनी बोलते हैं। टिटैनी जो एक अवस्था आती है, वो आती है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से।
तो ये आपको ध्यान देना है। जो आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, और आपके दांत हड्डी मजबूत रहना बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको जो है आपकी इस ग्रंथि से रिलीज होने वाला पैराथायरॉक्सिन बहुत जरूरी है, ताकि आवश्यक मात्रा में रिलीज होता रहे। ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट ग्रंथि आती है आपकी थाइमस। ये भी नलिका विहीन ही ग्रंथि है, इसमें भी कोई नलिका नहीं होती है और इसमें कोई नली नहीं है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है? जैसे आपका जो गला तो है ना, गला के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है जिसको आप छाती बोलते हैं, छाती में दोनों साइड जो मतलब डिवाइडेशन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसको थाइमस बोलते हैं। तो ये ग्रंथि गर्दन के बीच उरोस्थी के पीछे स्थित होती है। इसमें रक्त कोशिकाओं व लसिका का निर्माण होता है। बचपन में तो ये क्या होती है, छोटी होती है, किंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, युवावस्था के बाद पुनः छोटी होने लगती है। इस ग्रंथि की हार्मोन्स से व्यक्ति की लंबाई तथा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो थाइमस का काम है आपकी लंबाई और साथ ही साथ स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आवश्यक होना। ठीक, तो इससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा आपके पैराथायराइड, थायराइड से। अब आपके एड्रिनल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है। जो आपके गुर्दे होते हैं, आपके वृक्क होते हैं, उनके ऊपर ये होती है। ठीक है, दोनों गुर्दों के ऊपर ये आपकी रहती है। ठीक, तो ऊपरी भाग में ये स्थित होती है, बिल्कुल उनके ऊपर जो है टिकी रहती है। जैसे आपके गुर्दे होते हैं ना, उनके जस्ट ऊपर टोपली की तरह बैठी रहती है, टोपी की तरह। तो इसके बाह्य भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो इसका बाहर वाला हिस्सा, यानी कि जो बाहर की बाउंड्री होती है, सरफेस होती है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम मेड्यूला बोलेंगे, है ना। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कोई टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि जो कि नलिका विहीन ग्रंथि है, जिसमें कोई नली नहीं होती है। ठीक है, तो ये अंतस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती है और ये एक नलिका विहीन ग्रंथि है। इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि होती है हमारे गुर्दों के जस्ट ऊपर होते हैं। गुर्दे आपकी बॉडी में दो होते हैं, है ना, उनके जस्ट ऊपर टोपी की तरह ये रहती है, छोटी छोटी। तो इसका जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो अंदर का पार्ट होता है उसको मेड्यूला। जो मिड में होता है, अंदर होता है, उसको मेड्यूला। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में 3 प्रकार के मतलब पदार्थ पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो कॉर्टेक्स भाग से निर्मित हार्मोन्स में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। देखो, कॉर्टेक्स भाग में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कॉर्टिसोन काम क्या करता है? ये थोड़ा सा चैप्टर टफ होता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जहां आपको टफ लगेगा, जहां आपको लगेगा यार कितना टफ है, फंस रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहीं से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ो। कोर्टिसोन जो कॉर्टेक्स भाग से रिलीज होता है, जो रक्त में लवण की मात्रा को नियमित करता है। जो आपकी बॉडी में लवण होता है उसकी मात्रा को नियमित करता है, रक्त के घनत्व को नियमित करता है, साथ ही साथ लैंगिक परिपक्वता तथा शरीर में रोगों की सुरक्षा की क्षमता उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपकी एड्रिनल ग्रंथि में जो आपका कोर्टेक्स जो ऊपर का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम आपने समझ लिया। दूसरा काम यहीं से, जैसे देखा नहीं आपने, आप जैसे कोई बहुत ज्यादा एडिक्ट होता है सेक्स का, या फिर जो है उसे जल्दी जल्दी मतलब मन करता है, क्यों? क्योंकि उसकी एड्रिनल ग्रंथि में से सेक्स स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होता है वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है। उसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं होता, उसकी कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि ही होती है जो आपको मन कराती है किसी भी ऐसी चीज को करने का। और बचपन में तो ये सुसुप्त अवस्था में होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जो है तो ये एक्टिव हो जाती है। तो इसी वजह से बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, जैसे बड़े होते हैं वो सब चीजें इस तरह की जानने लगते हैं। तो सेक्स स्टेरॉइड्स जो जनन अंगों तथा लैंगिक लवणों को प्रभावित करता है, ये कहाँ? एड्रिनल में। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरोन जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो आपको बताना है कहाँ से? एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, और अगर स्पेशली फिर जैसे कि आप नेट का एग्जाम देते होंगे, जैसे आपका पीजीटी का आप एग्जाम दोगे, अगर उसमें भी पूछ ले कि एड्रिनल के कौन से पार्ट से,
कॉर्टेक्स से या फिर जो है मेड्यूला से, तो आपको बताना है कॉर्टेक्स से, ठीक है। तो कॉर्टिकास्टेरोन जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है, और सेक्स स्टेरॉइड ये जो जनन अंगों तथा लैंगिक लवणों को प्रभावित करता है, और कार्टिसोन जो रक्त में लवण की मात्रा, रक्त में घनत्व का नियमन और लैंगिक परिपक्वता, साथ ही साथ शरीर में रोगों से सुरक्षा की क्षमता उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं, मेड्यूला में दो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। एक होता है एड्रीनिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एड्रीनिल, एड्रीनल यह रक्त प्रवाह की गति और हृदय की धड़कन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका एड्रीनल करता है, आपका एड्रीनल करता है, आपकी एड्रीनल ग्रंथि करती है ना। और वो एड्रीनल ग्रंथि में से कौन से, आपका जो मेड्यूला पार्ट है उसमें से जो हार्मोन्स निकलता है, उसमें से जो हार्मोन्स निकलता है वो क्या करता है, आपकी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोजन जो आपकी यकृत में रहता है, आपके जो यकृत में रहता है, उसको ग्लूकोज में जब हमारी जरूरत, जब हमारे, देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी खाया, आज मीठा खाया, बहुत सारी चीनी, बहुत सारा मीठा खा लिया, बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी में चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी को तो उतनी एनर्जी की जरूरत है नहीं, उतना हमें ग्लूकोज चाहिए नहीं होगा। जब हम, और अगले दिन या फिर कुछ टाइम तक, मतलब हमने कुछ मीठा नहीं खाया और हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले दिन खाया था, तो जो एक्सेस था, जो एक्सेस एनर्जी थी, जो एक्सेस ग्लूकोज था, वो हमारे लीवर ने स्टोर कर लिया था। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया। और नेक्स्ट टाइम हमें जरूरत पड़ी, जैसे बहुत लंबे टाइम तक हम भूखे रहे या फिर जो है हमें खाना नहीं मिला और हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो वही से जो है वो आपका लीवर ग्लाइकोजन को दोबारा आपके लिए रिलीज कर देता है ग्लूकोज के रूप में, ताकि आपको एनर्जी मिल जाए, है ना, आप कुछ टाइम भूखे भी रह सको। तो यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित जो करता है, वो करता है कौन? आपका एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल में भी मेड्यूला पार्ट में जो एड्रिनिल जो आपका हार्मोन्स निकल रहा है, ठीक। नोर एड्रिनल जो स्नायु संस्थान को नियंत्रित करता है, जो आपका जो मतलब ये पेल्विक एरिया होता है ना, नीचे वाला, जिसमें आपकी थाई, जांग, ये सब कुछ आता है। तो इसमें क्या है कि स्नायु संस्थान को जो है नियंत्रित करता है। क्रोध, भय आदि पर नियम, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्रोध, गुस्सा, भय आदि पर कंट्रोल कौन करती है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि करती है। तथा आकस्मिक कठिनाइयों के समय सतर्क रहने में सहायता। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके आकस्मिक कठिनाइयों में समय पर सतर्क रहने पर जो आपको अलर्ट करता है, वो कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि है। समझ गए? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसीलिए इसको जो है समझ के अच्छे से जो है अपनी तैयारी करना। अब हमने नलिका विहीन ग्लैंड्स को पढ़ लिया है, अब नलिका युक्त अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी आती है? तो शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती है जिनमें स्रावित होने वाले हार्मोन्स एक नलिका द्वारा विशेष भागों में पहुंचते हैं, अतः इन्हें नलिका युक्त अंतःस्रावी ग्रंथियां हम कहते हैं। इनमें कुछ नलियां होती है, इनमें डक्ट्स होते हैं, और उन नलियों के माध्यम से जो है जो रस होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। तो ये होती है अग्नाशय, भोजन नली की मयूकोसा और जनन ग्रंथियां, ठीक है। इसमें ये तीन आती हैं, तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अग्नाशय समझेंगे। अग्नाशय को क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्लोम ग्रंथि हम कौन सी ग्रंथि को बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि को। ओके, वैसे तो अग्नाशय से क्लोम रस निकलता है, किंतु अग्नाशय में एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निर्मित करते हैं। देखो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये कहाँ पाया जाता है? आपके अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। और इनसे एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन बनता कहाँ है? आपके अग्नाशय में बनता है। और इसमें
इसमें भी जो है एक ग्रुप है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक, यानी कि एक कोशिकाओं का समूह है, टिश्यूज का समूह है, सॉरी सेल्स का समूह है, जिनसे निकल रहा है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? यह हार्मोन भोजन द्वारा शरीर में पहुंचे हुए शक्कर को, जो हम जो भी शर्करा खाते हैं, उस शक्कर को ऑक्सीकरण करने यानी कि शरीर में सोखे जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हमने कितना भी मीठा खाया, कुछ भी खाया, तो वो उसको पचाने का काम करता है हमारा इंसुलिन, ठीक। और शरीर में अगर हो जाती है इंसुलिन की कमी, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन नहीं बना रही है, कौन सी? आपकी ये कोशिकाओं का समूह यानी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो तब क्या होगा? तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कम मात्रा में स्रावित होने से शक्कर शरीर में कहाँ सोखे जाने, वो हमारे हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा शरीर उस शक्कर को यानी कि उस चीनी को, उस ग्लूकोज को सोखेगा ही नहीं। अगर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो फिर जाएगा कहाँ? तो वो डायरेक्ट रिलीज होगा, कहाँ से? यूरिन के माध्यम से, है ना। तो वो आपके मूत्र के साथ बाहर निकलने लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इस ग्लूकोज को, इस शर्करा को डायरेक्ट हमारी बॉडी जब नहीं पचा पाती और वो डायरेक्ट हमारी यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज या मधुमेह बोलते हैं। ये कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, ये क्या है? उपपचात्मक एक तरह का मतलब जिसको हम कह सकते हैं अवस्थिति है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ा जाता है तब इस तरह के रोग लगते हैं, ठीक है। तो मधुमेह रोग के उपचार के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना ही मुख्य उपचार है। जब आपकी बॉडी आपका इंसुलिन नहीं बना रही है तो अब आपको इंसुलिन कहाँ से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। साथ ही व्यक्ति को शक्कर तथा शक्कर वाले भोज्य पदार्थों को खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये आप समझ गए होंगे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज हम किसको कहते हैं, किस प्रकार से जो है बनता है। ओके, अब नेक्स्ट है भोजन, यानी कि हमने जो नलिका युक्त हम ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, उसमें भोजन नली में मयूकोसा हमने पढ़ा, जो हमारी भोजन नली में होता है। तो ये भी क्या है? नलिका युक्त ग्रंथि है। तो नली में मयूकोसा आमाशय के भीतरी परत, जो हमारा स्टोमच होता है, स्टोमच में भीतरी परत होती है, अंदर वाली एक लेयर होती है। उस भीतरी परत पर कैसी श्लेष्मिक झिल्ली होती है, श्लेष्मा की एक झिल्ली होती है, एक मतलब लेयर बनी होती है, जिसमें असंख्य सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम मयूकोसा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? आपका स्टोमच है, ठीक है। और इसके जो अंदर वाली ये जो दीवार है, यहाँ पर एक झिल्ली है, ठीक, ये झिल्ली है या फिर ये लेयर है। हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम मयूकोसा बोल रहे हैं, म्यूकोसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये म्यूकोसा है। ये गैस्ट्रीन नामक हार्मोन बनाती है, ये बनाती है गैस्ट्रीन नामक हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रीन कहाँ बनता है? गैस्ट्रीन नामक हार्मोन बनता कहाँ है? तो आपके अमाशय में, यानी कि आपके स्टोमच में जो आपकी मयूकोसा होती है, भोजन नली की मयूकोसा होती है, उसमें बनता है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप बोल देते हो अमाशय में बनता है, ठीक। तो ये अमाशय में बनता है और गैस्ट्रीन इसको बोलते हैं। यह हार्मोन करता क्या है? यह हार्मोन आमाशयिक ग्रंथियों को स्रावित करता है। जो हमारी आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं उनको क्या करता है? स्रावित करता है, जिससे अधिक मात्रा में आमाशयिक रस उत्पन्न होकर पाचन क्रिया में सहयोग होता है। अच्छा, अगर गैस्ट्रीन रिलीज ना हो तब क्या होगा? तब क्या होगा? भोजन पचने में जो है प्रॉब्लम होगी। तो गैस्ट्रीन रिलीज हो जाता है, तो उससे क्या होता है? अमाशय पूरा जो है एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होता है तो भोजन को आसानी से पचाता है, ठीक है। पक्वाशय की मयूकोसा भी अग्नाशय है, वह पित्ताशय को उत्तेजित करके अधिक क्रियाशील बनाती है। अब भोजन में तो रस आ गया है, आगे जाएगा तो आगे के पार्टों को भी जो है एक्टिवेट करेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये अपना काम करता है। गैस्ट्रीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार होता है ना कि हम भूखे रह जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब तो ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिससे गैस वगैरह भी, मतलब जैसे अगर ये कम मात्रा में रिलीज होता है ना, तो हमारे मतलब खाना मतलब अच्छे से नहीं पचता, तो हम गैस वगैरह बहुत ज्यादा बन जाती है ना। तो ये गैस्ट्रीन बहुत अच्छा होता है, ताकि आमाशय को मतलब अच्छे से एक्टिवेट करता है, और खाना जो होता है बहुत अच्छे से पचने में मदद होती है। जनन ग्रंथियां, ये भी क्या होती है? नलिका युक्त होती है। जो हमारी जनन ग्रंथियां हैं, ये स्त्री और पुरुष में दोनों में पाई जाती है।
तो स्त्री या पुरुष दोनों में जनन ग्रंथियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न करती है, जिनके प्रभाव से प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास तथा उचित लैंगिक लक्षण उत्पन्न होता है तथा इनका जनन क्रिया पर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। ये ग्रंथियां निम्न है। आपकी बॉडी में जैसे जो फीमेल है, जो मेल है, सबके अपने अपने जैसे लेडी और जेंट्स पार्ट होते हैं, उनमें नलिकाएं होती है और उन नलिकाओं में जैसे जो पार्ट है हमारा, उनमें से जो नलियां बनी हुई हैं, उनमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारी जनन ग्रंथियों को या प्रजनन अंगों को एक्टिवेट रखती है। अगर ये एक्टिवेट नहीं रखा, अगर ये रिलीज ना हो तो पार्ट छोटे रह जाते हैं और अंग जो है विकसित नहीं हो पाते। तो इस वजह से इनका रिलीज होना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष में वर्षण या शुक्राशय होते हैं, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक, तो वर्षण या शुक्राशय, पुरुष की जनन ग्रंथि वर्षण कहलाएगी और इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। आपसे पूछेगा कि एंडोस्टेरोन किस में बनता है, महिला में बनता है, पुरुष में बनता है, तो आपको बताना है, सीधी बात है, आपने पढ़ी लिया, क्योंकि ये वर्षण जो 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 मेल का पार्ट होता है उसके दोनों साइड जो मतलब होते हैं गोल गोल अंडरनुमा, तो उनमें वो वर्षण होते हैं और उनमें ये हार्मोन्स बनता है, तो जिसको हम एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि मदद करता है बच्चा बेबी बनाने में भी। ठीक है, तो इस वजह से जो लैंगिक लक्षण भी इसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक, एंडोस्टेरोन, ये हार्मोन्स पुरुष में पुरुषत्व यानी कि कहते हैं ना कि आदमी को आदमी बनाते हैं और विभिन्न लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे आवाज भारी करना, दाढ़ी मूंछ होना, शरीर में विभिन्न भागों में बाल उगाना, ये इन्हीं का काम होता है। पुरुष को पुरुष बनाना, महिला को महिला बनाना, इन्हीं हार्मोन्स का काम होता है। तो पुरुष में तो एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये मतलब दोनों होते हैं। अगर हम देखें महिला में जो लेडीज पार्ट होता है, जिसको हम अंडाशय या डिम्ब ग्रंथियां यानी कि ओवेरी बोलते हैं, तो इसको हम गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्री की जनन ग्रंथि को अंडाशय या डिम्ब ग्रंथि कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। इसमें एक बनेगा एस्ट्रोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा है आपका रिलैक्सिस, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जैसे आपका एस्ट्रोन एस्ट्रोन काम क्या करता है लेडीज पार्ट में, या फिर आप लेडीज में ये एस्ट्रोन काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है? डिम्ब ग्रंथि में एस्ट्रोन नामक हार्मोन अंड कोशिकाओं के बनने से पूर्व ही बनने लगता है, जिसका प्रभाव स्त्री के मासिक धर्म को संचालित व नियमित करना होता है। इसका काम होता है जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, इसी के साथ साथ बालिकाओं के शरीर में स्तन ग्रंथियां इसी से विकसित होती हैं। अगर एस्ट्रोन अच्छी मात्रा में बन रहा है तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही रहेगा, साथ ही साथ जो है आपके जो स्तन है उनका विकास अच्छे से होगा। ठीक, प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का मतलब है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना। प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रोटेक्शन देना। ये क्या करता है? इस हार्मोन्स के प्रभाव में स्त्रियों में नियमित रूप से प्रतिमाह रजोधर्म होता है। अगर ये अच्छे से बन रहा है आपकी बॉडी में तो आपका जो पीरियड है टाइम पे आएगा। ठीक है, अगर ये अच्छे से नहीं बन रहा है तो आपका पीरियड क्या होगा? टाइम पे नहीं आएगा, आएगा लेकिन टाइमली नहीं आएगा। तो इसका नियमित रहना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो है पीरियड को कंट्रोल करता है, नियमित करता है। गर्भावस्था में होने पर यह रजोधर्म को रोककर यानी कि आपके पीरियड को रोककर भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई लेडी कंसीव कर जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तब भी ये बनता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीरियड लाने के लिए बनता है, नहीं, बनता तब भी है। तब ये क्या करता है? तब ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। उसके चारों तरफ एक झिल्ली के नुमा, एक परत के नुमा काम करता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का काम करता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने की टैबलेट दी जाती है ताकि एक सुरक्षा कवच बना रहे और बेबी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, रिलैक्सेशन का काम होता है उस टाइम पर जब बच्चा होने वाला हो। ये पहले नहीं बनेगा। ये काम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले बॉडी में नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब कोई प्रेग्नेंट लेडी, उसका लास्ट टाइम चल रहा है, उसका डिलीवरी टाइम आने वाला है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिम्ब ग्रंथि में बनने वाला रिलैक्स हो जाए ताकि लचीलापन आ जाए। रिलैक्स हार्मोन्स भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्त्री के प्रसव काल यानी कि जब डिलीवरी टाइम होता है। श्रोणि मेखला पेल्विक ग्राइडल से
तथा प्रसव से संबंधित सभी पेशियों में ढीला व लचीलापन उत्पन्न करता है, जिससे प्रसव के समय एक पूर्ण विकसित शिशु के गर्भ से बाहर आने में महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। ठीक है, इसका काम इतना ही होता है। तो लेडीज जो मतलब पार्ट है, तो उसमें रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन बनता है, उसमें एस्ट्रोन बनता है। और जो मेल पार्ट है उसमें आपके एंडोस्ट्रोन बनता है, अंडे जो दोनों साइड होते हैं, एंडोस्ट्रोन बनता है, टेस्टिस्टोरोन बनता है। ठीक है, उस क्योंकि इनके पार्ट को टेस्टिस बोलते हैं, तो उसमें टेस्टिस्टोरोन बनता है। ठीक, तो ये हो गए आपके हार्मोन्स जो कि लेडी एंड जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने पढ़े कि कौन कौन सी जो ग्लैंड्स है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें आपने दो पढ़े हैं, यानी कि नलिका युक्त और नलिका विहीन। तो कितने तरीके से मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ लिया है। इसकी पीडीएफ के लिए आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जो है ज्वाइन करके उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें कोई भी इशू हो तो कमेंट जरूर करना, और इसके क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से करना। पीजीटी के भी फॉर्म आ गए हैं, उसको भी अप्लाई कर लेना। जिसकी पीजी है, यानी कि आपका अगर एमए है और साथ ही साथ आपकी बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं। जो भी सब्जेक्ट है वो आपका, उसके आप देख लेना कितना मतलब आपकी सीट है क्या। तो उसके लिए भी जो है ये बहुत अच्छी क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।